जी हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है तो किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए अभी जो आप रैंक लेकर आएंगे एसएससी सीजीएल में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आप हमेशा ही एज पर रहोगे। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैंने जितने एक्साइज इंस्पेक्टर से बात किया है, ये जो आर्म ट्रेनिंग होती है उनकी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग थ्रिलिंग मोमेंट और एक्साइटिंग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। एक्साइज में जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बाकी पोस्ट को हटाकर, वो मिलता है आपको। क्या इसमें वर्दी का कोई रोल होता है? क्या आपकी इतनी चौड़ होती है या फिर जस्ट बोलने की बात है? अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या हमें गन मिलता है? वर्दी तो मिलती है कि क्या साथ में गन भी मिलता है? एयरपोर्ट्स पर जो काम होता है वो काफी लाइट होता है, बट उसके बाद आपको प्रमोशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग तो सुपरिटेंडेंट में ही रिटायर हो जाते हैं, वरना आप बाद में इतना पछताओगे ना। अभी आपको लग रहा हो कि कोई भी जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। पावर जो करते हैं, पावर देखिए, ऐसी कोई भी पावर। हेलो एवरीवन। सो अपनी पोस्ट एनालिसिस की वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसको लेकर के 3 स्टार करके आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये सारी वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट एनालिसिस मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर वर्क प्रोफाइल, सैलरी, एवरीथिंग। और लास्ट मेरा सजेशन कि आपको अपने हिसाब से किस तरह का पोस्ट लेना चाहिए, तो जरूर जाकर देखिएगा। सब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आई बिलीव कि जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोस्टली एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते होंगे। अगर आप लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में नहीं पता बट आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बहुत ही डिटेल में एसएससी सीजीएल के बारे में और आपको कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए उसके बारे में बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सो एसएससी सीजीएल में अच्छी खासी रैंक पाने के बाद आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट अलॉट होती है। पोस्ट अलॉट होने के बाद आपको जोन प्रेफरेंस का फॉर्म आता है और उसमें आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप कौन से जोन में पोस्टिंग चाहते हो। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट एक ऑल इंडिया पोस्टिंग है, यानी कि आपको साउथ नॉर्थ कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। ये डिपेंड करती है आपकी रैंक क्या है। आपकी रैंक जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी प्रेफर्ड लोकेशन आपको मिलेगी। अब लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि भाई जोन क्या होता है। अगर आपको दिल्ली जोन मिली है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। जोन के अंदर बहुत सारे सिटीज, बहुत सारी लोकेशंस आती हैं। अगर आपको जानना है कि एक प्रॉपर जोन के अंदर कौन कौन से लोकेशंस आती हैं, कौन कौन से जोन्स होते हैं, या फिर जीएसटी कमिश्नरेट करके सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से जोन है, उस जोन के अंदर कौन सी लोकेशन आती है, ताकि आप अच्छे से अपनी लोकेशन को फिल कर पाए। मैं आपको बता दूं कि एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्ट होने के लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें मेडिकल टेस्ट भी होता है, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में बिना मेडिकल टेस्ट के आप नहीं आ सकते। अगर आपको मेडिकल ऑफिसर मेडिकली फिट घोषित नहीं करते तो आप नहीं आ सकते, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है। बस इतना गवर्नमेंट को पर्सन चाहिए जो बैठ कर आराम से काम वाम कर ले, कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल मिर्गी विर्गी की बीमारी हो तो काम कैसे कर पाएगा। ठीक है, एक्साइज में चश्मा लगाना अलाउड है, चश्मा बिना लगाए ही चलता है। आप चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन आपको चश्मा लगाने के बाद क्लियर नजर आना चाहिए, यानी कि चश्मा लगा करके आपको नहीं दिख रहा तो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप इसे डॉक्टर को बात करके थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हो। अदरवाइज चश्मे से कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। फर्दर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि मैम हमें मेडिकल कहाँ से कराना पड़ेगा, क्या हम अपने डिस्ट्रिक्ट से करा के मेडिकल लेके जाएंगे या फिर हमें कहीं और से मेडिकल कराना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली आपके जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या बोलती है। जब आपको जोन अलॉट हो जाता है उसके बाद वहां से आपको लेटर वगैरह आएगा तो वो आपको बताएंगे कि कहां से आपको मेडिकल कराना है। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन जोन। या तो आपको खुद के डिस्ट्रिक्ट से करना होगा या तो आपको जोन में रख के करवाना पड़ेगा। प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है आपका फिजिकल टेस्ट। जी हाँ, इसमें फिजिकल टेस्ट होता है। आपको जब जोन अलॉट कर दिया जाता है उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट के लिए उस जोन से आपको बुलाया जाता है। अब फिजिकल टेस्ट किस बेसिस पर होता है, कहां पर होगा, क्या आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, कैसे होगा, ये कंप्लीटली आपके जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं। फिजिकल टेस्ट में मेल के लिए, फीमेल के लिए ये हाइट्स होती है, चेस्ट मेजरमेंट इतना होता है, वॉकिंग और साइकिलिंग, ये सारी चीजें होती है। अब आप बोलेंगे साइकिलिंग क्यों होती है, तो यार पहले के जमाने में ना थोड़ा साइकिलिंग को ही, साइकिल से लोग आते जाते थे तो इसलिए साइकिलिंग होती थी। अभी तो मतलब ऐसा फॉर्मेलिटी करके होती है, सब कोई पास कर जाते हैं। डू नॉट वरी अबाउट इट, कोई प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं आई है इसके लिए। इसके बाद बहुतों का सवाल रहता है कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है। तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन का कोई टाइम नहीं होता है। ये आपके पोस्टिंग से पहले भी हो सकता है, ये पोस्टिंग के बाद भी हो सकता है। कुछ लोगों का 6 महीने, 1 साल, इतनी बाद में भी हुआ है।
आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीजें हैं पुलिस के पास जाती है, वो आपका घर जाते हैं, वो चेकिंग वेकिंग थोड़ा बहुत करते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर घर आ जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आप कोई क्रिमिनल हो। अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई छोटी मोटी चीजें भी अगर आपके साथ हुई है तो दैट इज सॉल्वेबल, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। जोन प्रेफरेंस के बाद आपको जोन अलॉट हो जाती है कुछ टाइम पर, और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। उसमें आपको लिखा रहता है कि आपको कहां पर, किस डिपार्टमेंट में, किस डेट को जाकर ज्वाइन करना है। आप उस डिपार्टमेंट में जाते हो, वहां पर ज्वाइन करते हो, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद होती है आपकी ट्रेनिंग। अब जरूरी नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग जाते के साथ हो जाए, कभी बाद में भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। अगर आपकी इनिशियली ट्रेनिंग होती है तो आपको टेम्पररीली अटैच किया जाता है किसी डिपार्टमेंट में, किसी जीएसटी ऑफिस में। वहां पर आप ट्रेनिंग के दौरान कुछ काम सीखते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप अन्य पोस्टिंग होते हो। उसके बाद आपको परमानेंट पोस्टिंग जोन में अलॉट कर दी जाती है। अगर आपकी जाते के साथ ट्रेनिंग नहीं होती है तो बाद में ट्रेनिंग होती है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में। एक्साइज इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 14 वीक्स की। ये ट्रेनिंग 12+2 वीक्स में डिवाइडेड होता है। इसमें से जो 12 वीक्स होती है यानी कि 3 महीने की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग होती है नासीम में। हर एक जोन का अपना अपना ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां पर वो ट्रेनिंग्स अपनी अपनी कंडक्ट करवाती हैं। आपको जीएसटी रूल्स पढ़ाए जाते हैं, लॉज पढ़ाए जाते हैं, ऑफिस प्रोसीजर पढ़ाया जाता है, लीव्स रूल्स पढ़ाए जाते हैं, टीए रूल्स जो कि गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और इन सब के बाद आपका टेस्ट भी होता है। जी हाँ, किसी भी ट्रेनिंग में आप जाएंगे टेस्ट जरूर से जरूर होता है, बट जीएसटी में टेस्ट के मार्क्स की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि इसका आपका सीनियोरिटी या प्रमोशन से लेना देना नहीं होता है। सीनियोरिटी या प्रमोशन जीएसटी में डिपेंड करता है कि आपकी एसएससी सीजीएल में क्या रैंक थी। जी हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है तो किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए अभी जो आप रैंक लेकर आएंगे एसएससी सीजीएल में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आप हमेशा ही एज पर रहोगे बाकी लोगों से, सेम बैच के लोगों से। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो पढ़ो भाई पढ़ो, रैंक अच्छी लेके आओ। ऐसा मत सोचो कि भाई रैंक लाके क्या होगा, बस सिलेक्शन हो जाए। नो वे, रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या जो ट्रेनिंग में एग्जाम होते हैं वो टफ होते हैं एक्सेट्रा। नो वे, ये जो आप थोड़े बहुत रूल्स पढ़ते हो अगर आप उसी को करके जाओगे ना तो मॉडरेट लेवल के होते हैं। आई वुड से कि इजी लेवल के होते हैं, इजीली सब पास कर जाते हैं। अगर इन केस नहीं कर पाते, जो कि रेयर होता है, तो भी आपको एक बार अटेम्प्ट मिलता है और आप उस बार 100% कर जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ट्रेनिंग में मजे करो। इस बार आपको की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल फील्ड विजिट्स भी कराए जाते हैं, जिसमें कि आपको जाकर काम करना है। जैसे कि एयरपोर्ट्स पर आपको काम करना पड़ सकता है, पोर्ट्स पर आपको काम करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर भी आपको विजिट कराया जाता है। जैसे हमारे सीएसएस में हमें एनजीओज विजिट करवाया गया था, विलेज अटैचमेंट कराया गया था, क्योंकि हमारा काम पॉलिसी से रिलेटेड होता है। तो वैसे ही इनको इनके जो फील्ड प्लेसेस है वहां पर कराया जाता है, केस स्टडी करवाई जाती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं उस केस या उस एक्ट के ऊपर में लेक्चर देने के लिए। ट्रेनिंग का पीरियड जो होता है ना किसी भी पोस्ट के लिए सबसे अच्छा पीरियड होता है, क्योंकि आप इतना इंटरेक्ट करते हो, आपको इतनी चीजें पता लगती है। बिल्कुल शॉकिंग सा लगेगा यार, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये, तो इतना बेनिफिट और ये वो, मतलब अच्छा लगेगा आपको काफी, टिल आप जॉब नहीं करने लग जाते। इसके बाद जो 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है वो होती है आपकी आर्म्स ट्रेनिंग। सो मैंने जितने एक्साइज इंस्पेक्टर से बात किया है, ये जो आर्म ट्रेनिंग होती है उनकी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग थ्रिलिंग मोमेंट और एक्साइटिंग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इसमें आपको गन्स दिखाए जाते हैं, AK-47 और बहुत सारे गन्स आपको दिखने को मिलते हैं, चलाने के लिए मिलते हैं, सिखाए जाते हैं। और ये कहां पर होता है तो किसी भी CISF या पुलिस अकेडमी और या फिर कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स की जो अकेडमी होते हैं उससे आपको अटैच कर दिया जाता है और वहीं पर आपको रहना होता है और वहीं पर आपको ये चीजें सिखाई जाती है। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या हमें गन मिलता है, वर्दी तो मिलती है, कि क्या साथ में गन भी मिलता है? तो बिल्कुल भी नहीं, गन आपको नहीं मिलता है, ना ही आपका गन का काम होता है, बट ये ट्रेनिंग आपको मिलती है जिसमें आप पूरा का पूरा लुत्फ उठाओ, भाई गन वन चला के देखो, मजे करो। सो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन जो आपको रहते थे उनका मैंने आंसर कर दिया है। और अब हम बात करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है और होना भी चाहिए, वो है सैलरी। तो आप इसकी सैलरी स्लिप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है और एक ग्रुप बी की पोस्ट होती है। अब इसकी पोस्टिंग XYZ तीनों ही सिटीज में होती है। अगर आपकी पोस्टिंग X सिटी में है तो आपकी सैलरी लगभग 72,000 के अराउंड होती है। इन हैंड सैलरी की मैं बात करूं, वैसे ग्रॉस सैलरी 90,000 के अराउंड होती है। Y सिटी में लगभग 68,000 के अराउंड और Z सिटी में लगभग 58,000 के अराउंड। सैलरी के अलावा जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि माई पर्सनल फेवरेट CGHS का जो बेनिफिट होता है, जिसमें कि आपको 650 रुपए हर महीने कटते हैं, लेकिन पूरी की पूरी आपकी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट फ्री में करवाती है अगर आपको कुछ हो गया तो। इसके अलावा दिवाली का बोनस 7,000 रुपए, जो मैंने बताया है आपको पहले भी कि बहुत कम लगता है मुझे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि इतना कम हमें दिवाली का बोनस दे। कम से कम यार 50-60 हजार तो मिलना चाहिए
उसके बाद LTC कि आपको कहीं पे घूमने का जो पूरा खर्चा है आपकी फैमिली का सरकार उठाती है। इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जब आप जॉब में जाओगे तो आपको पता लगेगा, बट दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट जो आपको गवर्नमेंट देती है। इसके बाद बैग अलावेंस 3,500 रुपए आपको 3 साल में एक बार मिलते हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स होती है, जैसे कि NPS का हो गया, ग्रेचुइटी का हो गया, और भी अलग अलग बेनिफिट्स होती है। बट इसमें एक्साइज में जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बाकी के पोस्ट को हटाकर, वो मिलता है आपको यूनिफॉर्म अलावेंस, क्योंकि इसमें आपको यूनिफॉर्म मिलता है तो सालाना इसके लिए आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में। मैं बहुत डिटेल में वर्क प्रोफाइल बनाती हूँ और आई गेस कि आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम जिस पोस्ट के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में पता तो लगना चाहिए कि भाई हम काम क्या करने वाले हैं जाकर। सो फ्रेंड्स, वर्क प्रोफाइल को समझने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्साइज का ये हायरार्की क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक्साइज में जोन्स होते हैं, उसके अंदर डिवीजन होते हैं, उसके बाद रेंजेस होते हैं। रेंजेस का मतलब होता है एरिया, इतना जो एरिया है इसका काम इस इंस्पेक्टर के पास है। सो इनकम टैक्स के जैसा ही इसमें भी 2 तरह के काम मिलते हैं, एक तो होता है डेस्क जॉब, एक होता है फील्ड जॉब। देखिए, जो GST है वो काम करती है अपने GST एक्ट के ऊपर। तो GST एक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, किन कंपनी ने अपना GST रजिस्टर करा है, किसने नहीं करा है, कौन इलीगली काम कर रहे हैं, GST में रजिस्टर नहीं करा है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखना, इन सब चीजों पर नजर रखना, ये GST का काम होता है। और ये काम शुरू इंस्पेक्टर से ही होता है, सुपरिटेंडेंट के पास काम आता है, सुपरिटेंडेंट काम दे देता है GST इंस्पेक्टर को। इसके अलावा काम होता है ऑडिटिंग का, कि 15-20 कंपनीज आपके पास दे दी गई, उसका बैलेंस शीट बनाना, उसकी असेसमेंट करना, उसका एक डेटाबेस अपने पास, एक रिकॉर्ड रखना अपने पास सिस्टम में। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने GST नहीं भरी है, उनका पूरा रिकॉर्ड निकालो, उनसे GST भरवाओ। इनकेस अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया तो उनको नोटिस वगैरह दो, अगर नहीं, मतलब अगर अनजाने में नहीं भरा तो उससे वो भरवाओ। सारे ही काम आपके डेस्क जॉब में आते हैं। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो कि एडमिन सेक्शन में होता है, जैसे कि लीव वगैरह देखना, दूसरों के ट्रांसफर्स वगैरह देखना, सैलरी वगैरह देखना कैश सेक्शन में, तो ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो ये भी डेस्क जॉब में आता है, आपको यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फील्ड जॉब की, कि आखिर फील्ड जॉब है क्या इसमें वर्दी का कोई रोल होता है, क्या आपकी इतनी चौड़ होती है या फिर जस्ट बोलने की बात है। सो फील्ड जॉब में जो सबसे पहले चीज आपके दिमाग में आती है वो है रेड। ओडिशा में एक्साइज विभाग की छापेमारी, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स को मिली कामयाबी। खबर भोपाल से बता दें, जहां पे आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई सामने आई है। जी हाँ, रेड इसमें भी होता है, इनकम टैक्स में भी होता है। अगर कभी आपको पता लगता है कि कोई कंपनी है जिसने GST फाइल नहीं किया है और बहुत ज्यादा GST का घोटाला कर दिया है और वो चोरी भी कर रहा है, वो आपको बता ही नहीं रहा है, तो आप वहां जाकर के रेड कर सकते हो। बट रेड से पहले की जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, कि उनके खिलाफ वारंट बनाना, उनकी पूरी डिटेलिंग लेना, उस कंपनी का पूरा काला चिट्ठा बनाना, ये सारे डेस्क जॉब में आते हैं। बट रेड जाकर के करना ये होता है आपका फील्ड जॉब में। वो भी आप रेड टीम का हिस्सा होते हो, आप उसकी क्लरिकल जो भी काम है वो आप करते हो। तो वहां जाकर के रेड में आपको सारी चीजें, जितनी चीजें मिली हैं, क्या क्या कंपनी काम कर रही है, उन सारी चीजों का लिस्ट बनाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये रेड में आपका काम होता है। इसके बाद फील्ड जॉब में पोर्ट्स के ऊपर भी काम होता है, कि आपको पोर्ट्स में भी जाना पड़ सकता है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है कि आपको स्मगलिंग पर नजर रखना पड़ता है कि कहीं कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, जो कागज आ रहे हैं जा रहे हैं वो लीगली आ रहे हैं जा रहे हैं, वो प्रॉपर GST पे कर रहे हैं कि इन्हें ड्यूटी लगा रहे हैं, कस्टम ड्यूटी लग रही है कि नहीं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर को कस्टम काम में कैसे भेजा जाता है। तो कहीं कुछ जोन ऐसे है, जैसे कि दिल्ली जोन हो गया, आई गेस चंडीगढ़ जोन भी है, जिसमें कि एक्साइज इंस्पेक्टर और कस्टम ये दोनों ही कनेक्टेड है। मतलब आपको कभी एक्साइज में रहना पड़ सकता है, कभी कस्टम में रहना पड़ सकता है, कभी आप पोर्ट में रहोगे, कभी आप ऑफिस में रहोगे। सो काफी इंटरेस्टिंग होता है, ये काफी एक्सपोजर देता है आपको कि आप बोर नहीं होते हो। इसके बाद फील्ड जॉब में आपके फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने अभी GST फाइल मतलब रजिस्टर करा है GST में, तो आप जाओगे उस कंपनी में, जाकर के सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखोगे और उसके बाद आप फिक्स करोगे हाँ भाई सब कुछ सही है, ये कंपनी रियल है, सही है। तो ये भी आपका काम होता है, एक इंस्पेक्टर जाना भाई। लेकिन इसमें कोई चौड़ की बात नहीं है, बिकॉज मैंने बात करी है एक्साइज इंस्पेक्टर में, उन्होंने कहा कि इसमें आपको कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं मिलती, आप जाते हो, चेक करते हो, आप आ जाते हो, इसमें आपका कोई वर्दी पहनने की भी जरूरत नहीं होती। देखो, एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वर्दी है ना, वो आपको कहीं पे भी फील्ड जॉब में काम नहीं आती है। इनफैक्ट वर्दी सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी को GST डे में 15 अगस्त को आप पहनते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं पहनते हो। कुछ जोन जैसे कि चंडीगढ़ जोन में ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये कंपलसरी होता है कि आप वर्दी पहनो,
उसके अलावा वर्दी इज नॉट अ मोटिवेशन। मतलब आपको दूर से लग रहा होगा कि वर्दी है, वो आप 1-2 बार पहनोगे आपका वो क्रेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ड्यूरिंग अपने ऑफिस आवर्स नहीं पहनना है कि आप पहन रहे हो। और एक चीज मैं बहुत हार्श ट्रूथ ही बताना चाहती हूँ कि जो वर्दी की इज्जत पुलिस वालों की है, वो वर्दी की इज्जत एक्साइज की नहीं है। एक एक्साइज इंस्पेक्टर वर्दी पहन के कहीं चला जाए और वो कोई ऑर्डर दिखाने की कोशिश करे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर पुलिस वाला जाए तो उसकी होती है। तो आप पुलिस वाले के साथ अपनी वर्दी को कंपेयर कभी मत करना। हालांकि वर्दी बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज है, बट वर्दी की भी तो अलग अलग लेवल्स होते हैं ना। सो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट्स पे भी होती है। आप एयरपोर्ट पे बहुत बार आपने देखा होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर्स को अब वो वहां पर क्या चेक कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ चीजें अलाउड नहीं है आपको एयरपोर्ट पे लाना, या वो आप कुछ चीजें आपको उस अमाउंट में लाना अलाउड नहीं जितने में आप ले आए हो। अगर आप उससे ज्यादा लेके आओगे तो आपको इसके लिए जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 आईफोन अलाउड नहीं है, एक ही आईफोन अलाउड, लेकिन आप 5 लेके आएंगे तो बाकी 4 में आपका जीएसटी लग जाएगा। तो ये सारी चीजें चेकिंग करने की चीजें कि क्या चीजें आ रही हैं, क्या जा रही है। अदरवाइज तो ऐसे लोग बिना जीएसटी पे किए हुए पूरा का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। इसीलिए इन चीजों पर चेक करना रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इन चीजों का काम भी जो है वो जीएसटी इंस्पेक्टर करता है। और एयरपोर्ट पे भी कोई स्मगलिंग ना हो, किसी तरह की गलत चीजें आए जाए ना, तो इन सब चीजों पर भी चेक रखना एक जीएसटी इंस्पेक्टर का काम होता है। बट एक चीज और है कि एयरपोर्ट्स पर जो काम होता है वो काफी लाइट होता है, बट ये आपका जोन टू जोन डिपेंड करता है कि उसकी रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, तो आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, इसमें ऐसा होता है जी हाँ। बट आपका 8 आवर्स तक का ही शिफ्ट होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और नाइट शिफ्ट भी बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बार आपकी लग जाएगी। वो तब होता है जब नाइट में ही कोई फ्लाइट आपकी आ रही हो, इन दैट केस ऐसा हो सकता है। बट हाँ, ये काफी मैं बोलूंगी थ्रिलिंग काम होता है। एक तो पोर्ट्स वाला काम और एयरपोर्ट्स वाला काम थोड़ा सा थ्रिलिंग होता है। मान लो कि कभी आपको स्मगलर मिल गया तो आप कैसे डील करोगे उसका, है ना। तो ये काफी कम होता होगा, बट होता तो थ्रिलिंग होता होगा। इसके अलावा आपको कभी कभी शिफ्ट्स में भी रहना पड़ सकता है, मतलब आपकी ड्यूटी शिफ्ट्स पे ही लगी हुई है, आप शिफ्ट्स पे ही हो, तो ये काफी सेंसिटिव होता है। ये आपका जो इसमें आपको दिन रात जागना पड़ सकता है, बहुत चौकन्ना रहना पड़ सकता है और काफी रिस्की होता है। बट ऐसी पोस्टिंग आपको कभी मिल सकती है। तो ये था एक्साइज इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल। बट हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि एक्साइज इंस्पेक्टर में ना काम बहुत ज्यादा वास्ट है, मतलब आप बोर नहीं होगे। अलग अलग सेक्शन का हालांकि इंटरकनेक्टेड काम है, बट बहुत अलग काम है। आपको हमेशा ना नया सीखने को मिलता रहेगा। ये चीजें एक्चुअली मैंने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से बात करी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि बोरिंग होने वाला काम नहीं। अगर आप काम करना चाहो तो यहाँ पर आपको कभी भी काम की कमी नहीं पड़ेगी, मतलब न्यू टाइप के काम की कमी नहीं पड़ेगी। सो वर्क प्रोफाइल के बाद हम बात करते हैं इसकी प्रमोशन की। तो एक्साइज इंस्पेक्टर में आपने सुना होगा प्रमोशन इज स्लो, और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये आपकी हायरार्की होती है प्रमोशन की, जिसमें आप एक्साइज इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट तो जल्दी बन जाते हो, लेकिन उसके बाद आपको प्रमोशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग तो सुपरिटेंडेंट में ही रिटायर हो जाते हैं। तो एक्साइज में थोड़ा सा प्रमोशन को लेकर के लफड़ा है, बट इट डिपेंड्स ऑन जोन। कहीं कहीं पर थोड़ा सा फास्ट ट्रांसफर भी होता है, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा से कैलकाटा में तो बहुत स्लो ट्रांसफर होता है। दिल्ली में फिर भी थोड़ा फास्ट ट्रांसफर है, प्रमोशन है। बट अब मैंने सुना है कि प्रमोशंस थोड़े से बेटर हो रहे हैं, मे बी फ्यूचर में और अच्छे हो जाए, तो इसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे बात करनी जरूरी है, वो है ट्रांसफर। क्योंकि बहुत से लोग जोश में आकर के ये 3 स्टार के लालच में ले तो लेते हैं एक्साइज, बट बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज है ना जो लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाली है। इसलिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लोकेशन कौन सी चूज करनी है, वरना आप बाद में इतना पछताओगे ना। अभी आपको लग रहा हो कि कोई भी जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बिलीव मी ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत याद आएगी घर की, बहुत याद आएगी कि मैं एक रिलैक्स लाइफ जीऊं। वो हो सकता है घर के पास ही, क्योंकि आप भाई 15, 20, 30 साल आप घर से दूर रहो, और मतलब थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए लोकेशन जरूर से जरूर अच्छे से चूज करना है। आप ऐसी जगह चूज मत करना जहां से आप ट्रांसफर ना ले पाओ, क्योंकि इसमें जोनल ट्रांसफर बैन है, ये नहीं होता है। अगर आप सोचो कि मैं एक जोन में ले लूं फिर दूसरे जोन में बाद में ट्रांसफर करा लूंगा, गलती से भी ऐसा मत सोचना। इसमें सिर्फ और सिर्फ विद इन जोन ही ट्रांसफर्स अलाउड हैं। देखिए जोन में ना बहुत सारे लोकेशंस आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे दिल्ली है तो इसके अंदर हरियाणा, पंचकुला, ये सारे दिल्ली जोन के अंदर आ जाते हैं, तो इसके अंदर आप ट्रांसफर करा सकते हो। अब लेकिन आप सोचोगे कि भाई ज्यादातर पोस्ट तो साउथ में ही होते हैं, तो मैं साउथ ले लूंगा फिर मैं नॉर्थ इंडिया जाऊंगा, तो ये गलती मत करना। किसी भी ग्राउंड में आपको नहीं मिलेगा ट्रांसफर के लिए आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद, मतलब लगभग 25 साल की सर्विस के बाद आपको ट्रांसफर मिलेगा।
तो प्लीज, वो भी आप एलिजिबल होगे, जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसफर हो ही जाएगा, सो डोंट डू दैट। अब ये नॉर्मल सारी चीजें बात करने के बाद हम बात करते हैं कुछ रियलिटी की, जो आपको जानने एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरी वीडियोस में बहुत सारे हार्श ट्रूथ होते हैं, आपको लग सकता है कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, बट आपको जानने की जरूरत है कि आप किस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को IAS ऑफिसर समझने लग जाओ, क्योंकि इससे आपको जब आप ज्वाइन करोगे ना, फिर आपको वो जो इज्जत नहीं मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मैंने आपको वर्दी के बारे में बताया कि इट्स नॉट दैट क्रेजी जितना आप समझते हो। एक दो बार पहनोगे खत्म हो जाएगा, कि आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनना है, और इसकी इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है। इसके बाद इसका जो वर्कलोड है वो अच्छा खासा होता है। मैंने आपको वर्क प्रोफाइल के बारे में बताया कि कितना वास्ट वर्क प्रोफाइल है, इसमें आपको अपना दिमाग भी यूज करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा अपना ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इसमें आपको कभी कभी फील्ड जॉब में तो ऐसा भी होगा कि आपको रात रात भर रुकना पड़ रहा है। आप रेट्स पे जा रहे हो तो 5-6 दिन आपको वहीं पे रुकना पड़ रहा है। शिफ्ट्स पे हो तो वो सेंसिटिव भी होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो आपके रोटेशनल ट्रांसफर होते रहते हैं डेस्क जॉब से फील्ड जॉब में। तो आप ऐसा मत समझना कि मैं डेस्क जॉब पे आ गया तो अब मेरी रिलैक्स लाइफ है, नहीं, आपको हमेशा ही मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मेरी फील्ड जॉब भी लग सकती है, और अगर मेरी पर्सनालिटी है कि मैं इस तरह का एक्सपोजर ले सकता हूँ, इस तरह की लाइफ जी सकता हूँ, ट्रांसफर से ले सकता हूँ, तो फिर आप इस तरह की जॉब ऑप्ट करें। अदरवाइज अगर आपको बहुत शांति भरी लाइफ जीनी है तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा अपना नया दिमाग लगाना पड़ेगा, नया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर दिस, जान लो इस चीज को, उसके बाद आपको जो करना है करो। और एक चीज मैं बता दूं, जीएसटी या इनकम टैक्स जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा उतना ज्यादा इसमें वर्कलोड बढ़ता जाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स बिल्कुल ही फेसलेस हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो बहुत सी चीजें आपको अपडेट करनी पड़ती है। बहुत सी चीजें आपको, जैसे कि जीएसटी में अब कोई भी कंपनी अगर जीएसटी रजिस्टर करती है तो उसके लिए वेलकम लेटर भेजा जाता है। अब वो वेलकम लेटर लिखेगा कौन, बनाएगा तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही। सोचो उसका काम बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा इस तरह के काम होगी, जितना ज्यादा डिजिटल इंडिया होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, जीएसटी में उतना काम बढ़ेगा। तो वर्कलोड तो आप सोच लो कि अच्छा खासा है, दो इट्स डिपेंड्स जोन टू जोन, बट हाँ आपको काम करना अच्छा खासा पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि काम में थोड़ा इंटरेस्ट लेना। अगर आपको काम में इंटरेस्ट लेने का मन है तो आप एक्साइज ले सकते हो। अगर आपको सोचना है कि भाई मैं तो बाबू वाली जिंदगी जीऊंगा, तो एक्साइज इंस्पेक्टर आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे। एंड होता क्या है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि हम बहुत आराम से जिंदगी जिएंगे, बट आज का टाइम ऐसा है ना, जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी से नॉलेज नहीं होगी, या फिर आप ग्रोथ में ही नहीं रहोगे, तब तक आपको ऑफिस में भी इज्जत नहीं मिलेगी। कि पहले ऐसा होता था कि भाई लोग आकर चाय पी के चले जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। लोग चाहते हैं कि आपका दिमाग कितना काम करता है, आप किस तरह से चीजों को जल्दी जल्दी मैनेज करते हो, फास्ट काम कैसे करते हो, आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है कि नहीं, आप प्रेजेंटेबल हो कि नहीं। ये चीजें अब गवर्नमेंट में भी मैटर करती हैं। तो आप ये मत सोचना, आपको अपनी ग्रोथ पर हमेशा ध्यान देना, नई नई चीजों को सीखने पे ध्यान देना, अपनी लर्निंग्स पे ध्यान देना। तो ये चीजें भी आप सोच के जॉब में आना। अगर हम बात करें क्या ये यूपीएससी के लिए सही है, तो आपको वर्क प्रोफाइल और ये सारी चीजें देख के तो पता लग गया हो कि आपको इतना ज्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा पढ़ने का जितना कि यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड होता है। यूपीएससी के लिए ना काफी अच्छा खासा टाइम और डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जब तक डेस्क जॉब में तब तक तो आपको टाइम मिलेगा, लेकिन इन केस अगर आपकी पोस्टिंग फील्ड जॉब में हो गई फिर नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज अगर आपको यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है तो आप डीए तरह की पोस्ट ले रहे, या फिर कोई ऐसी पोस्ट ले, टीए वगैरह ले ले, थोड़ी लो ग्रेड पे की। लेकिन अगर आप इस तरह की पोस्ट में आओगे ना, तो बाहर से आप जितना भी सोच लो, बट प्रैक्टिकल मैं जानती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, कोई कितना भी बोल दे, यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये भ्रम पाल के मत आना यहाँ पे। और नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता दूं कि भाई ये पावर जो करते हैं, पावर देखिए, ऐसी कोई भी पावर एसएससी सीजीएल की किसी भी पोस्ट में नहीं होती है। अगर मैं ईडी को छोड़, तो ईडी में एक्चुअली पावर है कुछ, लेकिन बाकी के पोस्ट में नहीं होती है। आपको लगेगा कि मैं जाकर के रेड मार दूंगा खुद से, या मैं जाकर के किसी कंपनी की जीएसटी रजिस्टर कराने में, घोटाला कराने में मदद कर दूंगा, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग दिस, ये सब सोच के मत आना। बाकी अगर आप पावर की बात करो तो ये आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर में है। मान लीजिए कि आप जो टैक्स पेयर्स हैं, आपके जितने भी रेंज में आते हैं, उनमें से कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो उनके साथ आप थोड़ा उठना बैठना है, या थोड़ी अच्छी रैपो बन गई है, आपको बोलना अच्छे से आता है, आपको पढ़ाना अच्छे से आता है, तो आपकी एक रैपो बन जाती है, तो वो होता है कि वो आपका काम करवा देंगे। तो ये थोड़ा सा हो गया, तो ये आपकी जॉब की पावर नहीं है, तो आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग पर है। बट इसमें एक बेनिफिट क्या है ना, कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट भी आप प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको इतने सालों तक काम करने के बाद टैक्सेशन की, जीएसटी की, कंपनीज की, इनकी इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट बन जाते हो। आप दूसरे कंपनीज को जाकर कंसल्ट कर सकते हो, तो आपके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर रिटायरमेंट भी खुली रहती है।
बट आई गेस यार रिटायरमेंट के बाद भी क्या काम करना, उसके बाद रेस्ट करो यार। तो ये सारी चीजें थी। सो नाउ माय ओपिनियन एंड माय सजेशन। देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कोई भी पोस्ट अच्छी या बुरी नहीं होती है। अच्छी या बुरी होती है कि आपको आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपको किस तरह की जॉब लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ईडी में चली जाऊं तो मेरे लिए वो अच्छी जॉब नहीं है, दो ईडी इज अ गुड जॉब, क्योंकि मैं इतना लड़ाई झगड़ा रिस्क और इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मतलब मुझे थोड़ी शांति भरी लाइफ जीनी ज्यादा अच्छी लगती है। दो, अगर मैं एक्सपोजर लेना भी चाहती हूँ तो मैं अपने पर्सनल लाइफ में लेना चाहती हूँ कि मुझे अकेले में घूमने जाऊँ, अकेले में पैराग्लाइडिंग करूँ, अकेले में मतलब थोड़ा सा एडवेंचर करूँ। बट जॉब में एडवेंचर की, जिंदगी भर में एडवेंचर ही करती रहूँ, ऐसी मेरी पर्सनालिटी नहीं है। तो आपकी क्या पर्सनालिटी है, उस हिसाब से आपको कोई भी पोस्ट लेनी चाहिए कि आपको किस तरह का काम करने में मजा आता है। क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा कि जॉब लेनी है, बट ये जॉब सालों के लिए आपके साथ है, तो आप सालों भर अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं कर सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, लोकेशन आपके घर के पास ही मिले तो लेना भाई। आप भले ही कम ग्रेड पे वाली जॉब ले लो, लेकिन अपने घर के पास लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे मेरा जो रीज़न था घर से दूर आने का कि मतलब आई वॉज फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, तो आई नीडेड कि मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, कि मैं थोड़ा बाहर जाऊं। और अगर मैं यूट्यूब भी बना पा रही हूँ तो आज इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं उस कंजर्वेटिव माहौल से निकल पाई। तो वो मेरा रीज़न था। लेकिन आप लोगों का अगर सब कुछ सेट है तो फिर आप घर के पास ही लेना, ये मेरी सजेशन याद रखो, घर के पास ही लेना। तो सोच समझ के पोस्ट लेना। मैंने जितनी चीजें बताई है उन सब चीजों को ध्यान से समझना, सोचना, उसके बाद आप पोस्ट ऑप्ट करना। उससे पहले तैयारी करना भाई। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे रेलेवेंट वीडियोस मिलते रहे, मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहे, स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलते रहे, और आपको टाइम टाइम पर गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि उसका जवाब देना चाहिए तो मैं उसके ऊपर शॉर्ट्स बना दूंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी। तब तक के लिए जय हिंद।